था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला सवाल है परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रामविलास शर्मा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 4 में प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गुणाकर मूले। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम था वो मस्ती वेंकटेश अय्यर था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल व्याकरण से लिया गया है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो गय जोड़ अक बराबर गायक होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आप सभी को बता दें लेखक अमरकांत जी का जन्म हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल है बहादुर का पूरा नाम क्या है। दोस्तों बहादुर का जो पूरा नाम है वो दिल बहादुर है। दोस्तों आप चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा 2021 का सभी स्टेट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर्स के साथ PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है। उस वेबसाइट पे प्रत्येक दिन विजिट कीजिए और वहाँ पे जाकर जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है सभी प्रैक्टिस सेट में जुड़िए ताकि आपकी जो मैट्रिक तैयारी है वो काफ़ी मजबूत हो सके। साथ ही आपको इस यूट्यूब चैनल पे मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए सभी सेट का क्रैश कोर्स भी चालू कर दिया गया है। आप उस क्रैश कोर्स में जुड़कर काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन 9 में कि बहादुर कैसी कहानी है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, सामाजिक कहानी है। उसके बाद में अगला सवाल है कि बहादुर को सुअर का बच्चा कौन कहता है। तो वो किशोर ने कहा था। उसके बाद में अगला सवाल है परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विद्या है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, निबंध है। उसके बाद में अगला सवाल है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। तो साहित्य मनुष्य के जीवन से संबंध है ये जो उक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति दिया गया है परंपरा का मूल्यांकन नामक पाठ से। उसके बाद में अगला सवाल है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे किसी से और मुँह से, तो इसमें तो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ऑप्शन सी को देखिए दिया है किससे का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये प्रश्न सूचक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला सवाल है कि जीत मैं निखरत हूँ। तो जीत मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है। क्वेश्चन का सही जवाब पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। अगला सवाल है बिरजू महाराज किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बिरजू महाराज किस घराने से हैं, तो वो लखनऊ घराने से हैं। उसके बाद में अगला सवाल है आयोनियो क्या है। तो पिछले वाले हिंदी वाले वीडियो में हम आप सभी को बता दिए थे कि आयोनियो जो है वो फ्रांस में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है जिसे आयोनियो कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 17 में बोला गया है कि मछली कहानी का संकलन से ली गई है, यानी मछली कहानी है वो किस संकलन से ली गई है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विश्वविद्यालय। उसके बाद में अगला सवाल है ला शत्रुज कहाँ है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रूस में। अगला सवाल है झोले में कितने मछलियाँ थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि मछलियाँ बाजार से 3 खरीदी गई थी, अतः झोले में मछलियों की संख्या 3 थी। उसके बाद में अगला सवाल है माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो माता का पर्यायवाची शब्द अम्बा होता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि गुण निधि किस कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना ऑप्शन डी होगा, ढहते विश्वास। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल है, मछली कहानी के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म डुमरांव में हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब डुमरांव हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत क्या है। तो दोस्तों नौबत खाने में इबादत जो है वो व्यक्ति चरित्र है। क्वेश्चन का सही जवाब व्यक्ति चित्र हो जाएगा। राष्ट्रपति किसे कहा जाता है। काफ़ी सिंपल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहा जाता है।
उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन 26 में दिया गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को द्वारा ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 27 में कि निम्नलिखित में से गांधी जी की पुस्तक है। यहाँ पे 4 पुस्तकों का नाम दिया गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो ये महात्मा गांधी की रचना है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 28 में कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह जो कथन है वो किसका है। तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था कि मेरा जो धर्म है वो कैद खाने में यानी कैद में रहने वाला धर्म नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल है कि मंगू कैसी लड़की थी। दोस्तों आज सभी को बता दें कि मंगू कैसी लड़की थी। तो वो पगली एवं गूंगी लड़की थी। तो इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि हरि रस के कवि का क्या अभिप्राय है। तो हरि रस के कवि का मेन जो अभिप्राय है ना वो राम नाम का जप है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 में साक्षर का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें साक्षर का सही संधि विच्छेद बनाइएगा ना तो क्या होगा, सा जोड़ अक्षर होगा। तो सा जोड़ अक्षर ऑप्शन डी में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि किसके बिना जन्म व्यर्थ है, यानी किसके बिना जन्म लेना बेकार है। तो वो है राम नाम के बिना। उसके बाद में अगला सवाल है कि संधि के कितने भेद होते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 3। उसके बाद में अगला सवाल है मोटापा में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि प्रत्यय हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मोटा एक शब्द होगा, इसमें मिला होगा आपा। तब मोटा जोड़ आपा बराबर क्या बनता है। तो ये बनता है मोटापा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपा नामक एक प्रत्यय मिलकर मोटा का शब्द बदल कर मोटापा कर दिया। तो मोटापा में कौन सा प्रत्यय होगा। तो आपा प्रत्यय हो जाएगा। अगला सवाल है कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं। तो कवि जो रसखान हैं वो ब्रज भाषा के कवि हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पे 4 शब्द दिया जा चुका है। इसमें से बताना होगा कि राजनीति को सही कैसे लिखा जाता है। तो राजनीति जैसा कि आप सभी मालूम हुआ राजनीति हम लोग ऐसे लिखते हैं राजनीति। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राजनीति। उसके बाद में अगला सवाल है कि पेड़ से पत्ते गिरे इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि आपादान करण से भी से होता है और आपादान से भी से होता है। यानी आपादान कारक में भी उसका विभक्ति का चिन्ह से होता है और कर्ण कारक में भी विभक्ति का चिन्ह से होता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ है कोई भी वस्तु अगर टचेबल हो तो वहाँ पे करण से लगाते हैं और टचेबल नहीं हो अनटचेबल हो यानी उसका संबंध नहीं जुड़ा हो तो वहाँ पे हम लोग आपादान कारक लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पेड़ से पत्ते गिरे यानी पेड़ को छोड़कर पत्ता गिर गया, उसका संबंध टूट गया, तो वैसी स्थिति में ये आपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल विलोम शब्द में पूछा गया है कि विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अर्थात विलोम शब्द क्या होगा। तो असफलता का होता है सफलता का होता है विफलता, तो इसीलिए विफलता का क्या होगा तो सफलता हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कवि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। तो चैप्टर का ही नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम नंद रंत नंद, ऐसे है कुछ लाइन। तो यहाँ पे कवि रसखान प्रेम ऐनी किसको कहते हैं तो वो राधिका को कहते हैं, अर्थात राधा को कहते हैं। अगला सवाल है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो दोस्तों आज सभी को बता दें क्वेश्चन नंबर जो 40 का बिल्कुल सही जवाब होगा ना ऑप्शन सी होगा। यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। तो काशी एक ऐसा जगह है जिसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो घनानंद के द्वारा सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बिल्ली सभी इनके रचना है।
इसीलिए क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल है, प्रेम के पीर के कवि कौन है। ये मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, घनानंद। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44 भी काफ़ी ही सिंपल है, दिया गया है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो जैसा कि आज सभी को मालूम होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। उसी प्रकार से द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक भी कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला सवाल है कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। तो 20 के कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो उसे मोटर कार किसकी थी, तो वो सेन साहब की थी। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन 46 में दिया गया है कि अतिशय में उपसर्ग क्या होगा। तो आपको जानना होगा कि आखिर भाई साहब उपसर्ग कहते किसे हैं। तो उपसर्ग हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे अतिशय में देखिए अति आ के ना उपसर्ग, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अति। अगला सवाल है, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यशोदा का अगर आप सही संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो वो बनता है यशः जुड़दा इक्वल टू यशोदा। तो यशः जुड़दा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में मौजूद है यशः जुड़दा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यशोदा। अगला सवाल है क्वेश्चन 48 में कि 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें, क्वेश्चन नंबर 48 का बिल्कुल सही जवाब होगा ना, वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 20 के दांत कहानी में बताया गया है गिरधर का बेटा जो है वो मदन है। उसके बाद में अगला सवाल है, सीता किस कहानी की पात्र है। उम्मीद है कि इसका भी जवाब आज सभी को मालूम होगा कि सीता किस कहानी की पात्र है। तो धरती कब तक घूमेगी, इसी कहानी की पात्र है सीता। अगला सवाल है, धर्म अधर्म में कौन सा समास है। तो जैसा कि आज सभी को हम बता ही दिए, समास जिस दिन पढ़ाए थे कि जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो, या आसान सा ठीक जान लीजिए कि कोई भी ऐसा शब्द हो बीच में ऐसा डैश दिया गया हो, तो वैसे शब्दों को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। क्योंकि ऐसे शब्दों में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वैसे शब्दों को क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। देखिए यहाँ पे चोरी मत करो यानी चोरी करने से रोका जा रहा है। तो यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन में दिया गया कि निषेधवाचक, बलदायक अवादक और अवधारणा बोधक और प्रश्न बोधक, तो यहाँ पे ना ही प्रश्न पूछा जा रहा है और ना ही बलपूर्वक उसको दबाया जा रहा है और ना ही उसके कार्य में अवरोध उत्पन्न कर जा रहा है। हाँ, लेकिन उस पर रोक लगाया जा रहा है, यानी नहीं करने के लिए उसे मना किया जा रहा है। तो नहीं करना का मतलब क्या होता है, निषेध करना। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, निषेधवाचक बोलेंगे। इसमें कौन सा निपात है, तो निषेधवाचक निपात है। अगला सवाल है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी सिंपल सवाल था। मैक्स मुलर जो कवि हैं उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, जर्मनी। अगला सवाल है कि मैं जाऊंगा, मैं कौन सकाल है। देखिए मैं जाऊंगा, आप सभी को मालूम होगा कि गा गेगी जिसमें लग जाता है उसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो भविष्य काल कहते हैं। काफ़ी सिंपल है, मैं जाऊंगा ये भविष्य की बात है, जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये भविष्य काल की शब्द हो गया है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग ऑप्शन सी लिखेंगे, भविष्य काल। अगला सवाल है क्वेश्चन 54 में कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो नाक का बाल होना का मतलब होता है बहुत ही प्यारा होना या बहुत प्रिय होना। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से आप सभी को बताना होगा कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो पहला ऑप्शन चलते हैं, संदर्भ सही शब्द लिखा गया, ये शुद्ध वर्ड है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, परिपूर्ण भी सही लिखा गया। ऑप्शन डी में आत्मा भी सही लिखा गया है, लेकिन जो भूमंडल होता है ना, ये भूमंडल नहीं, ये गलती लिखा गया है, तब भूमंडल यहाँ पे अशुद्ध वर्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, भूमंडल है। दोस्तों उसके बाद में हम लोग अगला मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी देखने वाले हैं हिंदी का 1 से लेकर 100 तक के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप सभी देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक निबंध के लेखक हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। दोस्तों लेखक की दृष्टि में विडंबना की जो बात है वो है जातिवादी की पोषकों की कमी नहीं है।
उसके बाद में क्वेश्चन 3 को देख लीजिए कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों के कितने तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। उसके बाद में क्वेश्चन 4 में देख लीजिए कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा मध्यम वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है 20 के दांत कहानी। उसके बाद में है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कठ और केन उपनिषद जो है उसका अनुवाद मैक्स मुलर के द्वारा जर्मन भाषा में किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कृत भाषा का जो अध्ययन है मैक्स मुलर के द्वारा लीपजिंग नामक विश्वविद्यालय में किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन 7 में बोला गया है आर्यों के पास क्या था। दोस्तों आर्यों के पास ना ही लोहे का अस्त्र था, ना ही घोड़ा था और ना ही मिट्टी का घर था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 ही बोला गया है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह जो कथन है ये किसका कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कालिदास का ही कहना था कि सब पुराने सामान अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। उसके बाद में क्वेश्चन 9 को देख लीजिए श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा श्रवण बेलगोला स्थान का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। उसके बाद में क्वेश्चन 10 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 10 में बोला गया है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित करवाए थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी मज़ेदार सवाल है। मेट्रिक एग्जाम में 100% सवाल पूछा जा सकता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बहादुर का जो पूरा नाम था वो दिल बहादुर था। उसके बाद में क्वेश्चन 12 को देख लीजिए निर्मला कौन थी। ये दोस्तों निर्मला कौन थी। तो कहानीकार की पत्नी थी ना। तो क्वेश्चन 12 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कहानीकार की पत्नी। उसके बाद में क्वेश्चन 13 को देख लीजिए। क्वेश्चन 13 में बोला जा रहा है निराला की साहित्य साधना यह किसकी कृति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा रामविलास शर्मा के द्वारा ही निराला की साहित्य साधना नामक कृति की रचना की गई है। उसके बाद में क्वेश्चन 14 में बोला गया है परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। दोस्तों परंपरा का जो मूल्यांकन है ये परंपरा का मूल्यांकन निबंध से ही संकलित है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। दोस्तों कहानी पढ़े होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के चाचा थे। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा चाचा। अगला सवाल क्वेश्चन 16 में देख लीजिए। क्वेश्चन 16 में बोला गया है बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 16 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सन 1965 ईस्वी की बात है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 17 में बोला गया है कि आंद्रे ब्रेता रेन सौता और पाल एलुआर ने आविनो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कम से कम 35 कविताओं की रचना किए थे। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 में बोला गया है अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे। दोस्तों क्वेश्चन 18 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक वाजपेयी जो हैं वो लाल शत्रुंज में लगभग 19 दिनों तक रहे थे। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा था। जैसा कि मछली कहानी में बताया गया है संतू मछली लेकर भागता है तो भग्गू क्या करता है कि उसके पीछे पीछे मछली छीनने के लिए दौड़ता है यानी भागता है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा भग्गू संतू के पीछे इसलिए भागता है ताकि वो मछली उसे छीन सके। उसके बाद में बोला गया है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा
मछली कहानी में निम्न मध्यम वर्ग का जीवन जो है वो वर्णित किया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देख लीजिए। क्वेश्चन 21 में बोला गया है बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था। तो दोस्तों मुहर्रम के दिन जो है वो बिस्मिल्लाह खां का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शहनाई बजाता हो, यानी उनके ख़ानदान के जितने भी सदस्य थे ना वे सभी सदस्य मुहर्रम के दिन शहनाई नहीं बजाया करते थे। उसके बाद में है कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार चढ़ा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, फिल्म देखने का। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब शहनाई बजाने का हो जाएगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इसका आंसर का पुष्टिकरण कर सकते हैं। अगला सवाल बोला गया है शेक्सपियर को किस रूप से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, शेक्सपियर को कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता है, यानी क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऑप्शन ए और बी होगा। उसके बाद में बोला गया है क्वेश्चन 24 में कि गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश किए थे। पहला ऑप्शन में दिया गया हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध। डी में दिया गया है आक्रामक प्रतिरोध। यहाँ पे क्वेश्चन 24 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध जो है वो गांधी जी ने बच्चे को अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से तालीम यानी शिक्षा देने की भरसक प्रयास किए थे। अगला सवाल है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती जुलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 25 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु नानक की जो कथन है ना वो संत कबीरदास के कथनों से मिलती जुलती है। उसके बाद में बुलाया गया है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी मज़ेदार सवाल है। संत गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में गुजरात के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। दोनों चीज़ याद रखिएगा, कब हुआ था तो सन 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था तो तलवंडी अर्थात गुजरात में हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन 27 में बुलाया गया है करील के कुंजन ऊपर वारई के अंतर्गत कितने संज्ञा संकलित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एक। उसके बाद में बोला गया है कि दान लीला में कितने छंद संकलित है। दान लीला की बात करते हैं छंदों की संख्या के बारे में, तो दान लीला में कुल 13 छंद जो है संकलित है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 13। उसके बाद में क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन 19 से बोला गया है घनानंद की मृत्यु कब हो गई थी। कवि घनानंद तो काफ़ी पॉपुलर कवि हैं जिन्हें प्रेम का पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो सन 1737 ईस्वी में हो गई थी, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1737 ईस्वी में। उसके बाद में है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। ये दोस्तों कहानी पढ़े होंगे, कविता पढ़े होंगे, तो कविता के जो कवि हैं वो पर्जन्य जो है, पर्जन्य शब्द किसको कहते हैं। तो ये पर्जन्य शब्द को कहते हैं ये सुजान को। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सुजान। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है कि अधिक दिनों तक रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। दोस्तों अधिक दिनों का मतलब होता है चिरकालिक समय, और चिर और अस्थाई का मतलब होता है रहने वाला, स्थिर रहने वाला। तो इसको हम लोग बोलेंगे चिर अस्थाई। चिर अस्थाई का मानी ही होता है अधिक दिनों तक रहने वाला। अगला सवाल में बुलाया गया है इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन 32 की सही आंसर की बात करते हैं तो ये इतिहास हो जाएगा, क्योंकि इतिहास जो शब्द है ना ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। और इसके बाद में बोला गया है कि सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सुनने वालों के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ना उसे हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में है यही वही यहाँ आ रही है, वही यहाँ आ रही थी में कौन काल था। सॉरी यहाँ पे कौन काल है, यहाँ पे आप सभी को टेंस बताना होगा। जैसा कि आप सभी को बात मालूम होगा कि कोई ऐसा वाक्य हो जो प्रेजेंट की उपस्थिति को दर्शाता हो उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, बीते हुए बातों को बताता हो भूतकाल कहते हैं, और आगे आने वाले बातों को दर्शाता हो तो वैसे सभी वाक्यों को हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे बोला गया है कि वही यहाँ आ रही थी, ये बीते हुए समयों की बात है, इसलिए क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा, भूतकाल। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 35 में बोला जा रहा है
कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो उस समास को क्या कहते हैं। आसान भाषा में जान लीजिए कि जिस समासिक शब्द का कोई भी पद प्रधान ना हो उसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण हो, वैसी सभी शब्दों को हम लोग बहुब्रीहि समास के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल दशानन को देख लीजिए। दशानन को हम लोग बोलते हैं दस है आनन। अब दस है आनन में कोई भी पद प्रधान नहीं है, इनका समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर निर्देशित करता है। किसके ओर? तो ये रावण की ओर। तो ऐसे शब्दों में को हम लोग कहते हैं कि ये बहुब्रीहि समासों का शब्द होगा। उसके बाद में बोला गया है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है। काफ़ी सिंपल सवाल है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कारक के चिन्हों की संख्या जो है, कारक के भेदों की संख्या 8 है। तो उसे बोला जाता है कर्ता ने, कर्म को। और देखिए यहाँ पे के लिए बोला गया है तो संप्रदान का जो चिन्ह होता है वह होता है के लिए। अतः क्वेश्चन का सही जवाब संप्रदान कारक होगा। उसके बाद में है कोई रो रहा है। इस वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है। दोस्तों यहाँ पे जो कोई शब्द देख पा रहे हैं इसमें आप सभी को बताना होगा कोई शब्द में कौन सा विशेषण होगा। तो ये सर्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि ना ही इसमें गुण बताया जा रहा है, ना ही परिमाण बताया जा रहा है और ना ही किसी शब्दों की संख्या बताई जा रही है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 38 में बोला जा रहा है धार्मिक पुस्तक डैश संज्ञा है। दोस्तों धार्मिक ग्रंथ के जितने भी पुस्तक होते हैं ये सभी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। जो अक्षर ध्वनि होता है जिसे आप छ भी कहते हैं, यह जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब संयुक्त वर्ण होगा, यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल बोला गया है इनमें उत्तम पुरुष कौन सा होगा। यहाँ पे उत्तम पुरुष की बात करें तो सबसे उत्तम पुरुष जो होता है वो मैं होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में बोला गया है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसके लिए आपको 4 वाक्यों का नाम दिया जा रहा है। चारों वाक्यों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। राधा ने दही पिया है। उसके बाद में बोला गया है स्वर संधि में कितने भेद होते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा स्वर संधि के भेदों की संख्या 5 होती है और संधि के भेदों की संख्या 3 होती है। तो स्वर संधि के भेदों की संख्या ऑप्शन ए हो जाएगा 5। उसके बाद में बोला गया है उंगली उठाना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। दोस्तों उंगली उठाना का मतलब क्या होता है। तो किसी पे आरोप लगाना यानी दोष लगाना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में बुलाया गया है आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है। आस्तिक जो खुदा में विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर खुदा अल्लाह भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं। तो आस्तिक का उल्टा नास्तिक होगा। उसके बाद में बुलाया गया है देवता का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि देवता का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना वो क्या होता है। तो वह होता है देव भी होता है, सूर्य भी होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा देव भी हो जाएगा और सूर्य भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे निर्जर भी हो जाएगा, लेकिन बोला गया था कि देवता का देखिए सॉरी यहाँ पे बोला गया था कौन सा नहीं है। नहीं है तो चंद्रिका नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल बोला गया है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जैसा कि हम आप सभी को बताए थे कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो घुमक्कड़ में देख लीजिए कहीं ना कहीं ये घूम एक वर्ड होगा, इसमें अक्कड़ नामक प्रत्यय मिलकर इसको बना दिया होगा घुमक्कड़। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद होता है सत्य जोड़ जन। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में बोला गया है हर्ष का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्ष का मतलब होता है खुशी, आमोद, प्रमोद भी होता है। उसके बाद में है अति से कौन सा शब्द का निर्माण होता है। तो अति नामक यहाँ पे उपसर्ग से कौन सा शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 49 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अति उत्तम। उसके बाद में क्वेश्चन 50 में देख लीजिए। क्वेश्चन 50 में बोला गया है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दानवीर। उसके बाद में यहाँ 2 किलो आलू है, इसमें किलो जो है वो कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 51 का
सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे परिमाण बताया जा रहा है आलू के बारे में, ना ही आलू का संख्या बताया गया है, ना ही गुण बताया गया है, ना ही कोई सर्वनामिक का बात किया गया है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 52 का सही जवाब रामजी सकपाल हो जाएगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और इसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन 53 को। क्वेश्चन 53 में बोला गया है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले चुका है। अतः क्वेश्चन 53 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा था? खोखा जो एक कहानी का पात्र है, उसमें खोखा के जो दांत तोड़ने वाला व्यक्ति है वो कौन है? तो क्वेश्चन 54 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मदन एक ऐसा उसमें पात्र है कहानी का जिन्होंने खोखा का दांत तोड़ दिया था। अगला सवाल क्वेश्चन 55 को देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद कर अपने ही खिलाफ करते हैं, ये किस पाठ की पंक्ति है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 55 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी से लाइन लिया गया है। 20 के दांत कहानी में बताया गया है कि महल और झोपड़ी वालों के बीच में अगर लड़ाई हो गई ना तो अक्सर महल वाले ही जीते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद कर देते हैं तो वे अपने ही खिलाफ करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 56 में बोला गया है कि इसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नौजीन का संचार हो चुका है। तो क्वेश्चन 56 का सही जवाब बी ऑप्शन बी हो जाएगा, नीति कथा। उसके बाद में बोला गया है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भारत का घड़ा किसे मिला था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंगस एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको दारिश नामक का सोने का सिक्का से भरा हुआ एक घड़ा मिला था, जो भारत में ही मिला था वारेन हेस्टिंगस को। अगला सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म और मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो हम लोग बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु के बारे में। तो इनका जो मृत्यु हो गया था ये सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल में बोला गया है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो हे दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सहजात वृत्तियों के बारे में। तो अनजान स्मृति जितने भी होते हैं उसे ही सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 60 में बोला गया है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 60 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। सो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।